हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपने अपने नोरसेट की एग्जाम की तैयारी कर ली होगी। उसी नोरसेट की एग्जाम में चार चांद लगाने और आपके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कंफ्यूजन की वजह से गलत हो जाते हैं, या फिर हो सकता है आपने उस उन क्वेश्चंस को अभी तक देखा नहीं हो कि यार मुझे ये तो आता है, या फिर जो भी एक्स वाई जेड जो भी कोई रीजन हो। आज हम सेकंड जो पार्ट अपना गोल्डन की पॉइंट्स का, काफी लंबा सेशन अपना ये चलने वाला है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको पार्ट्स के अंदर सारे सब्जेक्ट्स के हम गोल्डन कीज बताएंगे। यानी आप यदि किसी भी नोरसेट या सीएचओ या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वो क्वेश्चंस जो कि आप बार बार गलत करके आते हो, जिनके अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, उनको हम एक शॉर्ट फॉर्म में समराइज करवाएंगे। तो बनिए हमारे साथ में, मिलते हैं आज के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वगैरह बारे में। पहला जो आता है फर्स्ट पॉइंट की, यदि हम बात करें, पढ़ा हुआ है सबका, जानते हो इसके बारे में, सारे लोग जानते हो कि नर्स जो है कल इससे पिछले वाले सेशन में हमने पढ़ा था कि जो नारकोटिक जो ड्रग्स होती है, नारकोटिक ड्रग्स जो है, उन नारकोटिक ड्रग्स को मिनिमम टू नर्सेज के द्वारा क्या होना चाहिए, चेक करना चाहिए। ठीक है, टू नर्सेज के द्वारा, इसके साथ में डॉक्टर्स का अलग से रोल होता है। अब यदि आप बात करें कि ये तो हो गया आपका नारकोटिक्स का। यदि नॉर्मल ड्रग है, कोई नॉर्मल ड्रग, जैसे मान लो अपन पीसीएम दे रहे हैं किसी को, ठीक है, पीसीएम इंजेक्शन दे रहे हैं, या फिर अपन डाइक्लो इंजेक्शन दे रहे हैं, कोई भी इंजेक्शन हम दे रहे हैं, इसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? इसके लिए क्या प्रोटोकॉल है? इसके लिए ये है कि आप किसी भी ड्रग को 3 टाइम्स चेक करोगे। याद रख लेना इसको, 3 टाइम्स आपको क्या करना है, चेक करना है। 3 टाइम्स आपको ड्रग के बारे में, ड्रग का नाम, उसकी एक्सपायरी, सारी चीजें आपको 3 बार चेक करनी है देने से पहले। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बड़ा क्वेश्चन करके ये बोल दे आपसे कि एज ए नर्स आप वार्ड में काम कर रहे हो, किसी मरीज को आपको यदि दवाई देनी है, तो उस सिचुएशन के अंदर आपको मेन जो आपका प्रायोरिटी होगा, वो प्रायोरिटी क्या होगा, उसमें ध्यान रखना। कोई भी ड्रग देने से पहले नर्स जो है, नर्सिंग ऑफिसर जो है, वो उसको कितनी बार चेक करेगा, 3 टाइम्स। दूसरा सवाल क्या था, नार्कोटिक जो ड्रग्स होती है, नार्कोटिक ड्रग्स के लिए क्या प्रोटोकॉल है? नार्कोटिक ड्रग्स जो है उनको कम से कम 2 नर्सेज, डिफरेंस देखना, कम से कम 2 नर्सेज चेक करेंगी देने से पहले। और कोई भी मेडिसिन यदि कोई नर्स दे रही है, तो उसके लिए 3 टाइम आपको उस ड्रग को चेक करना है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। चलिए दूसरा पॉइंट, दूसरा जो है वुंड ड्रेसिंग जो है, वुंड ड्रेसिंग, वुंड वुंड ड्रेसिंग हमें करनी होती है कौन से मेथड से? ये आता है सर्जिकल असेप्सिस से। सर्जिकल असेप्सिस, सर्जिकल असेप्सिस क्या होता है भैया? सर्जिकल असेप्सिस का मतलब ये होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। यानी आपके जो मेथड ऑफ ड्रेसिंग है, मेथड ऑफ ड्रेसिंग है दोस्तों, ये ड्रेसिंग आपका क्या होना चाहिए? सर्जिकल असेप्सिस, यानी फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन होना चाहिए। फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, सर्जिकल असेप्सिस का मतलब क्या होता है? जैसे हम ऑपरेशन थिएटर में अपन सर्जरी करते हैं, उस सर्जरी की तरह ही आपको क्या करनी है, किसी भी वुंड को अपन को क्या मानना है उसका, कि ये एक तरीके से सर्जरी चल रही है, और उसी टाइम में सर्जिकल असेप्सिस। सर्जरी के लिए अपन को जितने भी हम यूज करते हैं, जितने भी प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं, वो सारे के सारे वुंड ड्रेसिंग के अंदर हमें करने होते हैं। क्लियर है? अब देखो, दूसरा पॉइंट आपका ये था कि जितने भी वुंड्स होते हैं, उन वुंड्स की जो ड्रेसिंग करते हैं हम कौन से मेथड से करेंगे? सर्जिकल असेप्सिस। अब देखो, ये जो था, अगला यदि पॉइंट हम बात करें, अगला पॉइंट, एक वर्ड आपने नाम सुना होगा, हेलिटोसिस। हेलिटोसिस, हेलिटोसिस का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्मॉल क्वेश्चन आता है, छोटा क्वेश्चन बनता है। हेलिटोसिस टर्मिनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसके लिए क्या होता है? ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रीथ, यानी बैड ऑर्डर। ठीक है, बैड ऑर्डर, ऑर्डर इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग। ठीक है, यानी पायरिया की दिक्कत होती है, कई के टीथ में प्रॉब्लम होती है, या ओरल कैविटी में कोई भी इंफेक्शन वगैरह होता है, तो उस सिचुएशन में सांस के साथ में किसी मरीज के श्वास में यदि बैड ऑर्डर, आपको गंदी सुगंध जो है ना, गंदी जो दुर्गंध होती है, वो आपको नजर आती है, तो उसको हम हेलिटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ किसने। हम आपके लिए गोल्डन पॉइंट वही लेके आए हैं जो आपकी एग्जाम में, पीछे की जितनी भी एग्जाम है उनमें सब में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखो, नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो? प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ते हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्या है? सारे के सारे वो क्वेश्चंस है जो कि पीछे के एग्जाम में आए। हम गोल्डन पॉइंट आपके लिए लेके आए वो जो कि पिछली एग्जाम में पूछे गए बार बार, और वो इस एग्जाम में भी आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, तो उनके बारे में हम बात करते हो। हेलिटोसिस का मतलब क्या होता है? ऑफेंसिव ऑर्डर। ठीक है, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ को हम क्या बोलते हैं? हेलिटोसिस बोलते हैं। अब देखो, सीएसएफ सैंपलिंग जो है, सीएसएफ किसी ने क्या लिया?
CSF सैंपलिंग। अब इसमें कौन सी पोजीशन देते हैं, सिटिंग पोजीशन भी देते हैं, ठीक है, सिटिंग पोजीशन भी देते हैं, इसके साथ में सी शेप्ड पोजीशन भी देते हैं। कौन सी देते हैं, सी शेप्ड पोजीशन भी देते हैं। कहां से निकालते हैं भैया, L3 और L4 के बीच से। कहां से निकालते हैं, L3 और L4 के लिए। अब ये है, आपने CSF का सैंपल निकाला, CSF का सैंपल आपने निकाला और ये सैंपल को आप डिले कर दिए, यानी सैंपल पहुंचाने में आपका डिले हो गया, तो आपको कहाँ रखना है, सैंपल को आपको रूम टेम्परेचर पे रखना है। कहाँ पे रखना है, रूम टेम्परेचर पे आपको इसको रखना है। किसको, CSF को। याद रखना कि CSF को सैंपलिंग होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन में यदि लेट हो रहा है तो आपको CSF का जो सैंपल है उसको रूम टेम्परेचर पे रखना है, ना कि फ्रिज में रखना है। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं करना है। क्लियर है। अब तीसरा एक छोटा सा फंडामेंटल का, स्टेट ऑर्डर। स्टेट ऑर्डर, स्टेट ऑर्डर, किसी भी दवाई के पीछे यदि स्टेट ऑर्डर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको इमीडिएटली बोल दो, इमीडिएटली बोल दो, या फिर वंस, एक बार देना है आपको, इमीडिएटली देना है, अभी देना है और एक ही बार देना है। स्टेट का मतलब ऐसा नहीं कि एक बार डाल दिया तो वो आगे आगे। उसके लिए कौन सा आएगा, बार बार यदि दवाई देनी होगी तो SOS के अंदर दवाई देते हैं अपन। कौन सी देते हैं, SOS में। जब भी मरीज को जरूरत हो, PCM देना है, मान लो बुखार के लिए लिख के जाते हैं कि PCM SOS में, यानी जब भी मरीज को क्या आता है, बुखार आता है, उस टाइम में आपको क्या देना है, SOS में देना। ठीक है। एक आता है PRN। PRN क्या होता है, वेहन रिक्वायर्ड, वेहन रिक्वायर्ड, वेन रिक्वायर्ड, ये PRN होता है। तो स्टेट ऑर्डर लिखते हैं, इमीडिएटली देना है, एक बार देना है। स्टेट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली, इमरजेंसी में कोई मरीज आता है, मान लो कोई डॉक्टर आपके लिए लिखता है, तो वो क्या होता है, स्टेट ऑर्डर होता है। स्टेट का मतलब एक बार देना है और इमीडिएटली देना है। अब देखो, फोलिक एसिड की बात करते हैं अपन। फोलिक एसिड, सबसे पहली चीज प्रेगनेंसी की बात करते हैं। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड की दवाई खिलाई जाती है। क्यों, क्योंकि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से प्रिवेंट बचने के लिए, कंजेनाइटल डिफेक्ट से बचने के लिए हम जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको फोलिक एसिड टेबलेट देते हैं। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है कि आपको जो फोलिक एसिड की टेबलेट्स हैं, फोलिक एसिड जो है, ये फोलिक एसिड की टेबलेट कब शुरू कर देनी चाहिए। तो ये होता है, यदि कोई कपल यदि फैमिली प्लानिंग कर रहा है, फैमिली प्लानिंग का सोच रहा है, तो फैमिली प्लानिंग करने के 1 मंथ पहले से हमें क्या कर लेनी है, फोलिक एसिड की टेबलेट स्टार्ट कर देनी है। 1 महीने पहले हमें क्या कर देनी है, फोलिक एसिड की टेबलेट स्टार्ट कर देनी है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये। क्लियर है। तो बेस्ट टाइम फोलिक एसिड का क्या होता है, 1 महीने पहले। किसके लिए देते हैं अपन प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड, ताकि कंजेनाइटल डिजीज या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वगैरह जो डिजीज होती है बच्चों के अंदर, उसको हम मिनिमाइज कर सकें या फिर जिनको हमें रोक सकें। अब आता है गैस्ट्रिक लवाज, नाम सुना है, गैस्ट्रिक लवाज। गैस्ट्रिक लवाज क्या होता है, और एक आता है गैस्ट्रिक गवाज, गैस्ट्रिक गवाज। लवाज का मतलब ये होता है स्टोमक के कंटेंट्स को बाहर निकालना। कहाँ निकालना, बाहर निकालना। और गवाज का मतलब क्या होता है कि बाहर का खाना या फ्लूइड किसको देना, स्टोमक को देना, क्या होता है, गवाज होता है। क्लियर है। अब गैस्ट्रिक लवाज जो है, ये लवाज किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें अपन इसको कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं, ध्यान रखना। कोरोजिव पॉइजनिंग यदि किसी ने लिया है, कोरोजिव पॉइजनिंग यदि किसी को हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक लवाज नहीं करवाते। कोरोजिव पॉइजनिंग कौन सी होती है, कोई एसिड पी के आ गया, कोई मरीज यदि एसिड पी लिया है, उसको कभी भी गैस्ट्रिक लवाज हम नहीं करेंगे। याद रखना। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे थे, वहां एक मरीज आया जिसने आपका एसिड जो है वो इंटेक कर लिया है, तो इनमें से कौन सी चीज आप नहीं करोगे, ऑक्सीजन देना है, फ्लूइड देना है, मेडिसिन देनी है, और आपको गैस्ट्रिक लवाज करना है, तो वहां पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते हैं। याद रखना, कोरोजिव पॉइजनिंग के लिए हम गैस्ट्रिक लवाज नहीं करते। क्लियर है। सारे के सारे पॉइंट आपके साथ क्लियर होंगे। पहला पॉइंट अपना ये था कि नर्स को कोई भी दवाई देने से पहले कितनी बार चेक करना है, 3 बार चेक करना है। दूसरा ये था कि वुंड ड्रेसिंग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे, सर्जिकल एसेप्सिस यूज करेंगे। हेलिटोसिस कौन सा होता है, ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ द ब्रीथ कॉल्ड एज हेलिटोसिस। CSF को यदि ट्रांसपोर्टेशन में लेट हो रहा है तो आपको उसको कहाँ रखोगे, रूम टेम्परेचर पे रखोगे। स्टेट का मतलब क्या होता है, इमीडिएटली एंड वंस ओनली मेडिकेशन। और बेस्ट टाइम इनिशिएट फोलिक एसिड कब होता है, 1 मंथ पहले, बिफोर कॉन्सेप्शन। और किस लिए देते हैं हम, माल फॉर्मेशन से बचने के लिए। क्लियर है।
गैस्ट्रिक लवाज किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है भैया? ये होता है आपका कोरोजिव पॉइजनिंग के अंदर। अगले यदि स्लाइड की हम बात करते हैं, अगली स्लाइड में और भी इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स आने वाले हैं। जैसे जैसे अपनी क्लासें चलती जाएंगी वैसे वैसे आपको बहुत ही शानदार वाली गोल्डन पॉइंट्स मिलते जाएंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े इजी, थोड़े टिपिकल। लेकिन ये मेरा दावा है कि जब एग्जाम में बैठोगे तो मेरी क्लास आपको जरूर याद आएगी कि हाँ सर ने हमको ये गोल्डन पॉइंट्स बताए थे और उनकी वजह से मेरा इक्वेशन अच्छा हो गया। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि आपका ऐसा कोई क्वेश्चन सही होता है, एक बार फिर से इस वीडियो पे आना और मुझे कमेंट जरूर करना कि सर आपके बताए हुए क्वेश्चन की वजह से मेरे आज इतने क्वेश्चन सही हो गए। ओके, नेक्स्ट यदि पॉइंट की हम बात करें तो कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नेसोगैस्ट्रिक इंटुबेशन इन पोलिप्स ऑफ नोज। नेजल पोलिप्स होता है, नेजल पोलिप्स। नेजल पोलिप्स क्या होता है भैया? नोज के अंदर कैविटी बन जाना। नोज के अंदर क्या बन जाना? कैविटी। तो इस कैविटी वाले केस के अंदर हम क्या नहीं करेंगे? नेजोगैस्ट्रिक एनजी ट्यूब जो है, एनजी ट्यूब जो है वो एनजी ट्यूब हमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड मानते हैं, नहीं डालनी है। नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब कब नहीं डालेंगे? जब किसी मरीज को नेजल पोलिप्स होंगे। याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब प्लेन कैटगट की बात करते हैं। देखो कैटगट सूचर जो होता है, कैटगट सूचर जो है, कैटगट सूचर जो होता है ना, ये क्या होता है? एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। कौन सा होता है? एब्जॉर्बेबल सूचर होता है। लेकिन इंडिया के अंदर, इंडिया और यूएसए के अंदर, वैसे यूएसए में हुआ है, अभी इंडिया में तो चल रहा है, यूएसए के अंदर इसको बैन कर दिया। यूएसए में इसको क्या कर दिया? बैन कर दिया। और अब इंडिया में भी इसका यूज जो है, इंडिया में भी इसका यूज जो है वो बिल्कुल कम कर दिया है। इसके लिए प्लेन कैटगट जो होता है वो मैक्सिमम टिश्यू रिएक्शन की वजह से। सर कैटगट का यूज इंडिया में बंद क्यों कर दिया, या फिर यूएसए के अंदर कैटगट का यूज बंद क्यों कर दिया? उसका रीजन ये है कि इसकी टिश्यू से रिएक्शन ज्यादा होती है, जिसकी वजह से पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं। तो कैटगट का क्वेश्चन आए तो गलत नहीं करना है। अब रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर कौन था? याद रख लेना नाम। आप कौन सा था? हेनरी ड्यूनेट। ड्यूनेट जो था, ये आपका रेड क्रॉस सोसाइटी का जीके का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेड क्रॉस सोसाइटी का फाउंडर कौन था। पहले क्वेश्चन आए हुए, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंक्लूड किया है कि कभी मान लो आपका क्वेश्चन आ भी जाए तो गलत नहीं हो। अब दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक होती है वुंड डीहिसेंस, डीहिसेंस, एक आता है वुंड डीहिसेंस और दूसरा आता है वुंड एविसरेशन। वुंड एविसरेशन, दो चीजें हैं, एक तो आता है वुंड डीहिसेंस और एक आता है वुंड एविसरेशन। दोनों इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसलिए हम आपके पास में लेके आए। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डीहिसेंस का मतलब होता है कि वुंड के जो एड्स होते हैं, किनारे जो है, दोनों के किनारे, सूचर के जो किनारे होते हैं ना, जैसे मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये था, ठीक है, और इसको सिल के क्या कर दिया, इस तरीके से इसको सिला हुआ था, ठीक है। अब यदि ये दोनों सर्जरी के बाद में दोनों के दोनों वापस सेपरेट हो जाए, वापस से सेपरेट हो जाए, तो उसको बोलते हैं अपन वुंड डीहिसेंस, सेपरेशन ऑफ वुंड एजेज, यानी सूचर लाइन पर से आपके सूचर खुल जाए और दोनों जो लेयर है ना वो अलग अलग हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? वुंड डीहिसेंस बोलते हैं। अब एविसरेशन क्या बोलते हैं? जैसे मान लो ये आपकी सूचरिंग करी हुई थी, ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस तरीके से हो गया, खुल गया। अब खुलने के बाद में क्या हुआ, यदि खुल गया तो उसको तो बोलते हैं अपन वुंड डीहिसेंस। अब खुलने के बाद में अंदर का कंटेंट भी यदि बाहर आ जाता है इसमें से, जैसे एब्डोमिनल कैविटी से इंटेस्टाइन बाहर आ गई, वो होता है एविसरेशन। कौन सा होता है? एविसरेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर मिलेगा आने वाले एग्जाम में, ध्यान रखना। दोनों इंपॉर्टेंट है, वुंड डीहिसेंस और वुंड एविसरेशन, जो सर्जिकल सूचर्स जो होते हैं, सूचरिंग के बाद के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। याद रख लेना इनको कि वुंड डीहिसेंस कौन सा होता है। वुंड डीहिसेंस में क्या होता है, दोनों एड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। और वुंड एविसरेशन में क्या होता है, सेपरेशन के बाद में अंदर के जो कंटेंट्स होते हैं वो कंटेंट्स बाहर आ जाना, क्या होता है? वुंड एविसरेशन होता है। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, रट लेना, इसको लिख लेना कहीं ना कहीं, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर आएगा। आपकी एनक्लेक्स की बुक के अंदर दोनों की दोनों टर्मिनोलॉजी रेड कलर से शो किया हुआ है दोनों को, क्यों? क्योंकि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो 1860 के अंदर, 1860 के अंदर अपनी जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोली थी। कौन सी? फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल। कब? 1860 में, ठीक है। क्या नाम था? क्या नाम था?
थॉमस हॉस्पिटल का, थॉमस हॉस्पिटल के अंदर, थॉमस हॉस्पिटल में फर्स्ट नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल खोली थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने 1860 के अंदर। और ये कहाँ थी भैया? लंदन में थी। कहाँ थी? लंदन में थी। याद रख लेना, जीके का क्वेश्चन बनता है नोट सेट में आजकल, ऐसे उल्टे सुल्टे क्वेश्चन आ रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1860 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट जो नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल थी वो खोली थी कहाँ पे? थॉमस हॉस्पिटल लंदन के अंदर। क्लियर है? अब एक और नाम आता है हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी, साल्फिंजोग्राफी, हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी यानी इसके अंदर क्या करते हैं, जो हिस्ट्रोसाल्फिंजो यानी यूट्रस और आपकी जो फेलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं उनको विजुअलाइज करने का जो प्रोसीजर होता है वो कौन सा होता है? आपका हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी। हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी का मतलब क्या होता है? आपके यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब को विजुअलाइज करने के लिए। अब ये जो हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी हम करते हैं इसके लिए कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? याद रख लेना इसको, पोजीशन कौन सी यूज करते हैं? वो आती है आपकी लिथोटोमी पोजीशन। कौन सी? लिथोटोमी पोजीशन। बोलोगे सर कहाँ से ला रहे हो ऐसे ऐसे क्वेश्चन? भैया आने वाले टाइम में, आने वाली क्लासेस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ऐसे ही आपको गोल्डन पॉइंट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि ये गोल्डन पॉइंट किसी ने पढ़ लिया ना तो उसके बाद में आपके क्वेश्चंस को, जो इजी क्वेश्चंस वाला जो है और हार्ड क्वेश्चंस का जो कंफ्यूजन होता है ना कि ऑप्शन ये होगा या ये होगा, वो चीज हम आपकी दूर करने जा रहे हैं। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करते हैं कि आईवी कैनुला जो होता है, आईवी फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड गोज कौन सी है? स्टैंडर्ड गोज का कैनुला कौन सा होता है आईवी फ्लूइड के लिए? तो वो कौन सा होता है आपका? 20 और 22 नंबर का। 20 और 22 नंबर का कैनुला हम यूज करते हैं। यदि आपको ये पूछा जाए कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कौन सा यूज करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए 18 नंबर कैनुला यूज करते हैं। कौन सा? 18, जो कैसे कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है। 20 नंबर का जो कैनुला होता है वो कैसा होता है? पिंक कलर का होता है। 22 नंबर का कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ब्लू कलर का। यदि इनको सबको देखो, देखो 18 नंबर वाला जो था कैनुला, 18 नंबर का जो था वो कितना होता है? ग्रीन होता है। याद रख लेना, 18 नंबर वाला ग्रीन। 20 नंबर का कौन सा होता है? पिंक कलर का होता है, पिंक कलर का। 22 नंबर का कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लू कलर का। 24 नंबर का कैनुला कौन सा होता है? येलो कलर का होता है। ठीक है, और 26 नंबर का कौन सा होता है? पर्पल कलर का होता है। कौन सा होता है? पर्पल कलर का होता है। कलर याद रख लेना। कहाँ पे यूज करते हैं? बीटी के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। पिंक किसके लिए? आईवी फ्लूइड के लिए। ब्लू किसके लिए? आईवी फ्लूइड के लिए। दोनों कहाँ यूज करते हैं? अडल्ट के अंदर। मैक्सिममली कहाँ यूज करते हैं? अडल्ट के अंदर। 24 नंबर और 26 नंबर का कौन सा किस में यूज होता है? आपके चाइल्ड्स के अंदर। चाइल्ड और 26 नंबर वाला किस में यूज करते हैं? इन्फेंट्स में हम इसको यूज करते हैं। 20 और जिनमें से स्टैंडर्ड जो कैनुला यूज करते हैं वो कौन सा होता है? 20 और 22 का। क्लियर है? ये स्लाइड भी आपको आई थिंक समझ में आएगी। पहला जिसमें पॉइंट एक बार फिर से रिवाइज कर लो, कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर द नेजोगेस्ट्रिक इंट्यूबेशन, किसमें? पॉलिप ऑफ द नोज के अंदर। प्लेन कैटगट जो होता है उसको बंद कर दिया गया बैन में, क्योंकि इसके अंदर बैन, इंडिया में बैन कर दिया क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? टिश्यू रिएक्शन देखने को मिलती है। फाउंडर ऑफ रेड क्रॉस सोसाइटी कौन था? हेनरी ड्यूनेट जो था। वुंड डिहिसेंस क्या होता है? वुंड एजेज का सेपरेट होना। वुंड एविसरेशन क्या होता है? सेपरेट वुंड एजेज में से अंदर से कोई यदि बॉडी का पार्ट निकल जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? एविसरेशन। 1860 के अंदर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग स्कूल खोली थी, नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल, जो थॉमस हॉस्पिटल में खोली थी, और वो थॉमस हॉस्पिटल कहाँ है? लंदन के अंदर है। ठीक है, पोजीशन हिस्ट्रोसाल्फिंजोग्राफी में कौन सी देते हैं? लिथोटोमी पोजीशन देते हैं। और आईवी कैनुला जो स्टैंडर्ड आईवी फ्लूइड के लिए कौन सा यूज करते हैं? 20 और 22 नंबर का। नेक्स्ट चलते हैं अपन। अब देखो, ऑक्सीजन जो है, किसी मरीज को नेजल कैथेटर जो है, नेजल कैनुला या कैथेटर है, नेजल कैथेटर से हम क्या दे रहे हैं? ऑक्सीजन दे रहे हैं। लेंथ ऑफ कैथेटर जो होती है वो कहां से मेजर करते हैं? ठीक है, अब इसके लिए ये शायद गलती से टाइप हो गया। नेजल कैनुला, ये क्वेश्चन था आपका राइल्स ट्यूब का। राइल्स ट्यूब के लिए है ये। राइल्स ट्यूब में क्या होता है? राइल्स ट्यूब किसी को, मरीज को मेजर करनी है तो वो कहां से करेंगे अपन? वो करते हैं आपके टिप ऑफ नोज से लेकर, टिप ऑफ नोज से लेकर जो ईयर लोब का लोअर
पार्ट होता है ईयर लोब का, जो लोअर पार्ट होता है वहां तक, और वहां से लेकर कहाँ होता है आपका जिफिस्टर्नम जो है, जिफिस्टर्नम जो है वहां तक हम मेजर करते हैं। कहने का मतलब आपके नोज से यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाओगे, फिर यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ आपका जो जिफिस्टर्नम है यहाँ तक आप उसको मेजर करोगे। किसके लिए? एनजी ट्यूब कितनी इंसर्ट करनी है उसका फॉर्मूला है ये। नेक्स्ट आता है किसी भी आइटम को ऑटोक्लेव करना। ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव करने के लिए, ऑटोक्लेव करने के लिए जो प्रोसीजर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन बोलते हैं। स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या होता है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, स्टेरिलाइजेशन का। और एक डिसइंफेक्टेंट होता है, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और स्टेरिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है? स्टेरिलाइजेशन के अंदर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं सब मर जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट्स में कुछ स्पोर्स वगैरह ऐसे होते हैं जो कि किल नहीं होते। क्लियर है? अब आपसे सवाल ये पूछ ले कि आप एम्स के अंदर नौकरी करने जा रहे हो और आईसीयू में आपकी नौकरी लगी है, ठीक है, आईसीयू में काम कर रहे हो, तो वहां पे नर्स पेशेंट का रेशियो कितना होना चाहिए भैया? वो होता है आपका 1:1, यानी नर्स पेशेंट का जो रेशियो है वो 1:1 होना चाहिए। नर्स पेशेंट का रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए? 1। एईडी की फुल फॉर्म पूछ रही थी पिछली बार। एईडी की फुल फॉर्म क्या होता है? एईडी की फुल फॉर्म क्या होती है? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। एईडी की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। हाइट जो है गैस्ट्रिक फीडिंग के टाइम में कितनी रखते हैं अपन? गैस्ट्रिक फीडिंग के टाइम में हाइट कितनी रखते हैं? 30 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं। कितना? 30 से 45 सेंटीमीटर रखते हैं। गुडेल्स एयरवे जो होता है उसको दूसरा नाम क्या होता है? ओरोफेरिंजियल एयरवे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरोफेरिंजियल एयरवे बोलते हैं। राइट प्लेस ऑफ फिंगर ऑफ 8 बैंडेज इज एल्बो और नी। ठीक है, एल्बो और नी जो है वहां पे हम कौन सा फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं? हमने टी बैंडेज कहाँ यूज करी थी? पिछली क्लास में पढ़ी थी। टी बैंडेज पेरिनियल एरिया में ड्रेसिंग को सपोर्ट करने के लिए देते हैं। और यदि हम बात करें कहाँ पे एल्बो और नीज की हम बात करें तो वहां पे कौन सी आती है? फिगर ऑफ 8 बैंडेज यूज करते हैं। क्लियर है? अगला, अब टी ट्यूब जो है वो मान लो किसी मरीज का कोलेसिस्टेक्टमी किया है, कोलेसिस्टेक्टमी किया है, तो वहां पे हम टी ट्यूब लगाते हैं। टी ट्यूब लगाते हैं यानी आपने गोल ब्लेडर जो है, गोल ब्लेडर जो है उस गोल ब्लेडर को काट दिया, आपने निकाल दिया, तो वहां पे टी ट्यूब लगाते हैं। टी ट्यूब से क्या होगा? आपको ड्रेन करवाना है किसको? किसको? जो लीवर से, गोल ब्लेडर आपका लीवर से क्या आ रहा है? जो फ्लूइड आ रहा है, जो सीक्रेशंस आ रहे हैं वो कहाँ स्टोर होते हैं? गोल ब्लेडर में। अब गोल ब्लेडर आपने काट के निकाल दिया तो वहां पे क्या लगाना है? टी 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 ट्यूब लगाना है, जो क्या करेगा? आपको ड्रेनेज में हेल्प करवाती है। इसके बाद में यदि हम बात करें जो ब्लेडर इरिगेशन है, ब्लेडर इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन हम यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ब्लेडर इरिगेशन के बारे में बात करते हैं। ब्लेडर इरिगेशन, ब्लेडर इरिगेशन के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज में लेते हैं? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट हम यूज करते हैं। किसके लिए? ब्लेडर इरिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन को लंबा करके पूछ लिया जाएगा। आपको वार्ड में काम कर रहे हो, वहां पे एक मरीज है जिसका ब्लेडर इरिगेशन होना है, आपको कौन सा सॉल्यूशन यूज करना है? KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो केमिकल सॉल्यूशन हम यूज करते हैं। थर्मामीटर जो है thermometer used in common should be washed with soap water and disinfected with Savlon strength 1/10। Savlon solution से हमें क्या करना चाहिए? उसको डिसइंफेक्ट करना चाहिए यूज होने के बाद में। अब किसी को मान लो बच्चे का बर्थ हुआ है, ठीक है, बच्चे का बर्थ हुआ है, बच्चे का बिल्कुल जन्म हुआ है, उस टाइम में कभी भी बच्चे का कौन सा मेथड से हम टेम्परेचर चेक नहीं करते? एक्सिलरी मेथड से हम उसकी टेम्परेचर चेक नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका पल्स ऑक्सीमीटर, अगला जो पॉइंट है आपका क्या दिखा रहा है कि एक पल्स ऑक्सीमीटर जो है वो क्या दे रहा है? इंफॉर्मेशन देता है आपको कि कितनी परसेंटेज टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कितनी परसेंटेज है। अब देखो मुस्लिम प्रेयर पोजीशन किस में यूज करते हैं? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन इंपॉर्टेंट है भाई। मुस्लिम प्रेयर पोजीशन किस में यूज करते हैं? लेमिनेक्टोमी सर्जरी के अंदर। लेमिनेक्टोमी सर्जरी के अंदर हम कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? वो आती है मुस्लिम प्रेयर पोजीशन। इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना इसको, ठीक है, कि लेमिनेक्टोमी जो आपकी स्पाइनल कोड की जो सर्जरी होती है वहां पे कौन सी पोजीशन यूज करते हैं? मुस्लिम प्रेयर पोजीशन यूज करते हैं। इसके अलावा डीकैनुलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब को निकाल देना।
ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब को बाहर निकालना, रिमूव करना क्या होता है, डीकैनुलेशन होता है। ठीक है, ट्राइएज का मतलब क्या होता है, टू शॉर्ट। ट्राइएज का मतलब क्या होता है, टू शॉर्ट, यानी आप क्या करें कि मरीजों को डिवाइड करोगे ट्राइएज में जाने के बाद में कि रेड में जाना है, येलो में जाना है, तो इसका मीनिंग यदि देखें तो ट्राइएज का मतलब क्या होता है, टू शॉर्ट। पाथ स्केल क्या होती है, इसमें पोस्ट ऑपरेटिव असेसमेंट, पेन असेसमेंट के लिए यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग स्केल के अंदर मरीज को क्या करते हैं, हम फेशियल एक्सप्रेशन देखते हैं। पेन होगा तो मुंह बिगाड़ के रखेगा वो, ठीक है, जितना लेवल का बिगाड़ उसने, अब जितना ज्यादा लेवल का पेन होगा उतना ही उसका मुंह बिगड़ा होगा। तो विजुअल एनालॉग स्केल वगैरह हम क्या करते हैं, असेसमेंट टूल यूज करते हैं। अब आता है हाइपोडर्मोसाइट हाइपोडर्मोक्लाइसिस। क्या होता है, स्लो इन्फ्यूजन ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड इनटू सबक्यूटेनियस टिश्यू इज कॉल्ड एज हाइपोडर्मोक्लाइसिस। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है भैया, इसको याद कर लेना। हाइपोडर्मोक्लाइसिस क्या होता है कि स्लो इन्फ्यूजन करना आइसोटोनिक फ्लूइड किसके अंदर, सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर। सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर यदि हम स्लो इन्फ्यूजन कर रहे हैं किसी भी दवाई का जो कि आइसोटोनिक फ्लूइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मोक्लाइसिस। क्लियर है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो थी उसने क्या नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट की थी, फ्लूइड बैलेंस इज बेस्ट मॉनिटर्ड बाय इनटेक एंड आउटपुट। इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन पूछता है, बेस्ट जहां भी नाम आ जाए ना, आपको बेस्ट जहां भी नाम दिख जाए वहीं आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। तो बेस्ट मेथड ऑफ फ्लूइड बैलेंस देखने के लिए क्या करेंगे, मरीज का इनटेक आउटपुट चार्ट करते हैं। यदि आपने आईसीयू में काम किया है तो वहां पे ये बैलेंस होता है 24 आवर्स का। हम चेक करते हैं कि कितना तो मरीज ने इनटेक किया है, 2000 ml फ्लूइड लिया है तो आउटपुट कितना है, 1800 ml या फिर जितना भी आया है, उससे पता चलता है कि फ्लूइड बैलेंस मरीज के अंदर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। क्लियर है। तो ये था आज के आपकी गोल्डन क्लासेस। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और शानदार गोल्डन पॉइंट्स के साथ में। उससे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नोरसेट की एग्जाम आपकी है। नोरसेट की एग्जाम की तैयारी आपने बहुत अच्छे से कर ली है और फिर भी आप चाहते हैं कि एक दिन के अंदर मैं अपना आकलन करूं, तो हमारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन आरएनयू एजुकेशन के नाम से, उसको जैसे आप मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर करोगे, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है वहां पे नोरसेट 10 मेंस का मटेरियल। ठीक है, तो इसी के साथ में यदि आप कुछ पेड कोर्सेज मिनिमम प्राइसेस के अंदर यदि आप लेना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें आरएनयू एजुकेशन के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पे पेड जो कोर्सेज हैं 100 रुपए प्राइस है, जिसमें 1 मंथ की टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है। इसी के साथ में 3 मंथ्स की भी है और 6 मंथ की भी है, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी हैं, सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं एक ही प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है आरएनयू एजुकेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।